Hello, Namaste, Sat Sri Akal, and I welcome you all to this brand new class. You are watching the YouTube channel of the Masters World, and you are going to get so much knowledge, and you are going to improve yourself. You are going to boost your skills, and you are going to know about your chapter of the history. Oh, you might be thinking what I am gabbing right now. Nothing. स्वागत है आप सभी का द मास्टर्स वर्ल्ड में, और आज हम हाजिर हैं हिस्ट्री के एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर 2 हिस्ट्री का, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए। आप तो जानते ही होंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो घबराने का नहीं। इफ वी आर हियर वी आर गोइंग टू रिमूव योर फियर, ओके, डेयर टू ट्रेड अहेड। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी बकवास, बिना किसी हिप हॉप के चैप्टर। नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद आप समझते हैं, फ्रांस में इसकी शुरुआत होती है, जहां पे आप देखते हैं नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यूरोप में इसका पूरा प्रभाव पड़ता है, कई देशों में नेशन स्टेट बनते हैं। राष्ट्र के प्रति भाव, प्रेम की भाव, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र की परंपरा, राष्ट्र का इतिहास, सभी लोगों के बीच में जब ये भावना निहित होती है और वो एक दूसरे राष्ट्र प्रेम करते हैं, तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। सिंपल शब्दों में, राष्ट्र से अथाह प्रेम, राष्ट्र की संपत्ति नहीं, उसके लिए तो लालच चाहिए, राष्ट्र की संस्कृति, राष्ट्र का इतिहास, इन सारी चीजों से हम प्रेम करते हैं। भाषा से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, तो उसे हम कहते हैं राष्ट्रवाद। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रवाद क्या हुआ, कैसे फैला? राष्ट्रवाद चाहिए ना लोगों को एक करने के लिए। लोग जब तक एक नहीं होंगे ना सर मैन, तो वो बड़ी ताकत से लड़ेंगे। कैसे? अगर आपका दुश्मन बहुत मजबूत हो, अगर आपके सामने 100 लोगों की सेना हो, तो आपके पीछे अपने 100 लोग खड़े हों, तो आप बड़े ही ताकत और बल और आत्मविश्वास के साथ क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं दुश्मन से। पर आपके अपने ही भाग जाएं, आपके अपने ही साथ ना दे, अगर 100 के मुकाबले आप 100 नहीं, तो आपका कुछ भी नहीं। लोटी बल्टी उठाओ, पीछे से भागो, जान बचाओ बेटा, यही कर सकते हो। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले क्रांतियां, अंग्रेजों, हम तो गुलाम रहे पहले काफी समय से, 200 ईयर्स ऑलमोस्ट माना जाता है हम ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और हम उनसे आजादी चाहते थे। वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, हमारे वेल्थ को ड्रेन करते थे, ले जाते थे। तो भारत में राष्ट्रवाद की भावना जगाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि भारत में भिन्नता बहुत ज्यादा है। तो पहले तो कुछ क्रांतियां ट्राइबल्स ने की है, जैसे आप कुछ क्रांति इतिहास पढ़ेंगे जब आप आगे चलकर, और कोल जनजाति, संथल जनजाति, ऐसी बहुत सारी जनजातियां थी जिन्होंने पहले छोटी छोटी क्रांतियां की, पर वो लोकलाइज थी। ठीक है, ये स्टेट्स में थी तो सफल नहीं हुई। उसके बाद 1857 का रिवोल्ट, आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो भी फेल हो गया। तो भारत के पास अब कोई चांस नहीं बचा कि आखिर कैसे करें भारत को हम आजाद। 1885 में कांग्रेस बनती है, ह्यूम की वजह से। लॉर्ड डफरिन उस समय आपके वाइसरॉय होते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधियां होंगी, जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, एक ही जगह इकट्ठा होंगे और उनकी सोच हमें पता चल जाएगी। तो इसमें भी अंग्रेजों की एक ट्रिक थी जानने की कि क्या भारतीय क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं अपने मन में अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, तो वो भी असफल रहा। तो अब भारत में राष्ट्रवाद आया कैसे, चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो 1885 में कांग्रेस बनी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ह्यूम जो थे उनकी उस समय थे लॉर्ड डफरिन, वाइसरॉय थे। वाइसरॉय जो है वो प्रतिनिधि होता था भारत का सबसे बड़ा। इस समय जैसे प्रेसिडेंट है तो भारत का वो है प्रधानमंत्री, वो भारत का को रूल कर रहा है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई नहीं है ना, लेकिन ये वाइसरॉय जो है वो कंट्रोल में था, किसके? ब्रिटेन के आधिपत्य के कंट्रोल में था, ब्रिटिश डोमिनियन के। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है आपकी कि भारत में राष्ट्रवाद हो पाया नहीं। गांधी जी ने कोशिश की, कैसे बहुत सारे अलग अलग टूटे भागों को जोड़ा उन्होंने, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ 28 जुलाई 1914 को। क्यों हुआ, ये अलग कहानी है। ठीक है, इंपेरियल पावर, सारे लोग जो है, इंपेरियलिज्म एक भाव होता है जब आप अपनी सारे जो पावरफुल यूरोपियन कंट्रीज थे, और 11 नवंबर 1918 को ये बंद होता है। ठीक है,
1918 या 19 है शायद, 19। ठीक है, वर्साई की संधि के साथ ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो 28 जुलाई 1914 को शुरू होता है और 11 नवंबर 1918 को क्या हो जाता है, इसका अंत हो जाता है। ठीक है, इसमें दो लड़ाइयां किसके बीच में हुई थी, सेंट्रल पावर जिसमें था GOA, ठीक है, GOA, और एक थे एलिस, उसमें थे FBRU, बाद में हो गया। अब इसका का मतलब क्या है, गोवा तो जाना नहीं है। केंद्र शक्ति में था जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, A फॉर ऑस्ट्रिया हंगरी। एलिस पावर जो थी वो थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और बाद में USA आ गया। इसमें इटली भी था लेकिन इटली ने बाद में साथ छोड़ दिया। ठीक है, सेंट्रल पावर्स का उसने खेमा बदल लिया, ऐसी चीजें हुई थी। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भारत की सिचुएशन क्या थी, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो आप जान लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, 28 जुलाई 1914 को, 1918 को याद करो। सेंट्रल पावर्स GOA जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रिया हंगरी। दूसरी तरफ एलिस पावर फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और कौन, यू फॉर क्या, यू फॉर USA। इतना भी नहीं आता तुमको, समझो सा। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, खर्च, जब युद्ध होगा तो रक्षा पे खर्च ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है, तो खर्च बढ़ गए थे। वो लोन्स, वॉर लोन्स ले रहा था ब्रिटिश एम्पायर, भारत में जो था टैक्सेस बढ़ा दिए थे उन्होंने, इनकम टैक्स उन्होंने लागू कर दिया था। एक इनकम टैक्स उस अंग्रेजों ने ही लागू किया कि जो आप कमाएंगे उसका कुछ प्रतिशत आपको क्या करना होगा, टैक्स के रूप में सरकार को देना होगा, पर वो लिमिट से अधिक है। प्राइसेस इंक्रीज क्या, डबल हो गई थी युद्ध के समय, यानी सारी चीजों के दाम दोगुने हो गए थे। जैसे आप जो चीज 10 रुपए के खरीदते थे वो 20 रुपए का, जो 50 का, 100 का, जो 100 का, वो 200 का, जो का वो 400 का, जो 400 का वो 800 का, इस तरीके से सारी चीजों के दाम क्या हो गए थे, बढ़ गए थे। सेना में फोर्स रिक्रूटमेंट हो रहा था। रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती, जबरदस्ती लोगों को पकड़ के डाला जाता कि चल बेटा भर्ती हो जा वरना धोती खोल देगा। लोगों को क्या किया जाता था, जबरदस्ती डाल दिया जाता था कि चलो सेना में काम करो। क्रॉप जो थी 1918, 1919, 18, 19 में, 1920, 21 में क्रॉप सारी फेल हो गई, यानी कि क्या हो गया, क्रॉप खराब हो गई, फैमिन आ गया, सूखा पड़ गया, सूखा हो गया, एपिडेमिक हो गया, यानी कि महामारी फैल गई, बीमारियां फैल गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, यानी कि संक्रमण के रोग फैले हुए थे। ऐसी स्थिति आ गई कि 12 to M से मिलियन है, ठीक है, समझ लीजिए। 12 से 13 मिलियन लोग क्या हो गए, पेरिश हो गए, यानी कि नष्ट हो गए। तो ये आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बोर्ड में, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये इसका आंसर है। पॉइंट्स लिखे हैं सर, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए, और जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको आएगा नहीं। आंसर राइटिंग करना जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू एक्रू good marks in the board examination. Not the good marks, you can get the good marks, but better marks in the board examination is to learn how to write an answer, how to write a reliable answer which is going to impress the examiner, so that you can get more good marks, much better marks. Okay, ठीक है, तो ये स्थिति है भारत की। अब उस समय गांधी जी लौट के आते हैं, ठीक है, 1815। MG, हॉलीवुड के पास थे MJ माइकल जैक्सन, और हमारे पास थे MG महात्मा गांधी। MG। तो महात्मा गांधी कब गए थे ये आपको पता होना चाहिए। 1893 में वो गए थे अफ्रीका। कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे 1893 में, और लौट के आए थे कब, 1815 में। वो एक बैरिस्टर थे। जब आप वकालत की पढ़ाई बाहर करते हैं, ठीक है, तब आप क्या कहलाते हैं, बैरिस्टर। तो वो बैरिस्टर थे। तो वहां पे उन्होंने क्रांति की थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध, यानी कि नस्लीय भेदभाव के खिलाफ।
सत्याग्रह किया था उन्होंने, सत्य के लिए आग्रह यानी सत्य के लिए लड़ाई। अब सत्याग्रह का ये भी एक अलग क्वेश्चन है, तो मैं आपको इस समझा देता हूं। सत्याग्रह, गांधी जी ने ये कहा था कि अगर आपका लड़ने का कॉज सही है, इफ योर कॉज इज राइट एंड योर फाइट इज अगेंस्ट द इनजस्टिस, और आपकी जो लड़ाई है वो इनजस्टिस के खिलाफ है, देन यू डोंट नीड फिजिकल फोर्स टू डिफीट द ऑपरेशन। उस समय आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है ऑपरेसर को हराने के लिए। ऑपरेसर मतलब जो पीड़ा पहुंचा रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो हथियार है वो सच है। आपको वायलेंस नहीं करना, आपको नॉन वायलेंस बना के रखना है। आपको ऑपरेसर को फोर्स नहीं करना है कि तुम मेरी बात मानो, उसे परसुएट करना है। परसुएट मतलब उसे मनाना है कि मान जाओ बेटा, प्लीज मान जाओ, कहने मानते, इस तरह की चीजें। तो इसको हम सत्याग्रह करते हैं। ये इट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन विच कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू। यू हैव टू एलैबोरेट द वर्ड, यू हैव टू डू सम कंटेम्पलेशन, डीप थिंकिंग, यू मस्ट बी थॉटफुल अबाउट द वर्ड्स। आपको आना चाहिए। हाउ कैन यू कैन इमेजिन, हाउ यू कैन कंटेम्पलेट, डू कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन मीन्स यू कैन थिंक डीपली अबाउट समथिंग। तो उन्होंने अब वो जब भारत आए तो पहले उन्होंने, उनके जो गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा मूवमेंट करने से पहले, राजनीति में आने से पहले भारत का भ्रमण करो, भारत की स्थिति को जानो। तो पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी गए चंपारण बिहार, तो वहां पे लोग जो थे 3/20 लैंड पे क्या बोना पड़ता था, इंडिगो, ठीक है, 3/20 लैंड पे इंडिगो बोना पड़ता था। जितना इंडिगो से क्या होती थी, सॉइल भी खराब हो जाती थी, किसी और फसल के लिए अच्छी नहीं रहती थी। तो लोगों को, फार्मर्स को चंपारण बिहार में प्रॉब्लम होती थी नील की खेती की वजह से, और वो पैसे भी अच्छे नहीं देते थे। बहुत सारा पैसा जो थे वो क्या करते थे, वो अपने पास ही रख लेते थे, तो मिलता नहीं था किसानों को पैसा, इंडिगो उगाने का कोई फायदा नहीं आता। तो उनके लिए उन्होंने लड़ाई की सरकार से, उनको मना भी किया गया, वहां के लोगों ने मना किया कि आप मत करिए ये सब चीजें, रुक जाइए। शायद वहीं पे उनकी मुलाकात कुछ बड़े बड़े जो नेता हुए, जैसे राजेंद्र प्रसाद वगैरह, उनसे मुलाकातें उनकी हुई, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो लड़े तो उन्होंने कुछ पैसा मिला, सारा नहीं मिला। लोगों ने ये भी पूछा कि आपने सारा पैसा क्यों नहीं मांगा, क्यों आपने थोड़े पैसे लिए। तो वो बोले कि मैं चाहता हूँ संतुलन बना रहे। संतुलन बना रहे मतलब कि ना ही सरकार को लगे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, ना ही किसानों को। खेड़ा में खेड़ा सत्याग्रह किया था उन्होंने। बुक में आपकी डेट्स अलग होंगी, देखिए यहाँ पे 16 होगा, यहाँ 17, यहाँ 18 दिया होगा, तो आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह की। खेड़ा कहाँ पे प्लेस है, खेड़ा इज इन गुजरात, गुजरात में है, ठीक है। वहां के फार्मर्स के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। अहमदाबाद में मिल वर्कर्स थे, मिल के वर्कर थे, उनके लिए वो 35% वेजेस चाहते थे इंक्रीज करना, वेजेस इंक्रीज करना, हालात सुधारो। फैक्ट्रीज में लोग पहले मर जाते थे काम करते करते, काम करने के घंटे बहुत अधिक होते थे, उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, समझ आएगा। तो गांधी जी ने 2-3 छोटे छोटे पहले लड़ाइयाँ की, तब जाके उनको समझ आया थोड़ा, और धीरे धीरे वो प्रचलित हो गए। अब उसी समय घटना होती है सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट जो है वो एक एक्ट पास किया जाता है उनके द्वारा, वो जज, वही जज हैं। इसमें ये पॉलिटिकल जो भी चीजें हो रही थी भारत में, उस चीज को ये क्यों किया गया था, ताकि पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है भारत में रोकी जा सके, जो भारत के लोग कर रहे थे, भारत के लीडर्स कर रहे थे। तो एक पास किया गया कि अरेस्ट विदाउट ट्रायल, कि 2 साल के लिए किसी को भी अगर शक भी हुआ, डाउट हुआ कि ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, मुकदमा नहीं होगा, ट्रायल भी नहीं चलेगा। और 2 साल के लिए, जैसे नियम है कि पहले आपके पास मुकदमा चलाया जाएगा, साबित हो जाए कि आप मुजरिम हैं, तो आपको सजा मिलेगी। लेकिन इसमें नियम यह था कि बिना मुकदमे के आपको 2 साल की सजा मिलेगी। ये बात प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। तो ये इसे कहा गया काला नियम है, बहुत ही खराब नियम है, ठीक है। हड़ताल, लोगों ने क्या किया, चारों तरफ हड़तालें होने लगी, लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया, सरकार के खिलाफ एजिटेशन होने लगे, विरोध होने लगे, हड़तालें चारों तरफ फैल गई।
और लेकिन गांधी जी भी इसमें शामिल हो गए, ठीक है। लेकिन गांधी जी को उस समय बाहर कर दिया गया, ही वॉज बार्ड फ्रॉम दिल्ली। उनके ऊपर कहा गया कि आपको दिल्ली नहीं जाना है, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। 6 अप्रैल को हड़तालें हुई, ठीक है, पूरे देश में इसी के विरोध में, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती थी ना, उस समय पता नहीं चलता था। पता क्या नहीं चलता था? क्योंकि उस समय टेलीफोन और आज की तरह मोबाइल फोन तो होता नहीं है कि फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि आज हम हड़ताल करेंगे तो सारे लोग इकट्ठे हो गए, चलो आज फेसबुक हड़ताल करते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती थी कि 30 को हड़ताल है कि 6 को है, किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है, ठीक। अलग अलग समय पर अलग अलग हड़तालें हो जाती थी। अब जलियांवाला बाग क्यों हुआ, उसकी कुछ रूट्स इसी पीछे हैं, ठीक है। अमृतसर में पुलिस ने क्या किया, कुछ लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल अरेस्ट हो गए। अब भीड़ जो थी उसने विरोध किया, भीड़ जो है पीसफुल प्रोसेशन कर रही थी। ये बात हुई 10 अप्रैल को, देखा, ये 6 अप्रैल की बात थी, हड़ताल शुरू हुआ, पीसफुल प्रोसेशन चल रहा था, यानी जुलूस निकल रहा था सरकार के खिलाफ। पुलिस ने मारे, 2 लोग मर गए। अब लोग जो है 2 लोग उन्होंने मारे, तो इंटर्न 5 व्हाइट्स मैंने यहाँ लिखे, 5 गोरों को उन्होंने मार दिया। जब 5 गोरों को मारा तो सरकार को गुस्सा आ गया। सरकार ने बोला कि हम अपने सबसे बड़े सांड को बुलाएंगे जो तुम्हें नेस्तो नाबूद कर देगा। उन्होंने अपने सबसे बड़े सांड भैंसे को बुलाया, जिसका नाम था ब्रिगेडियर ओडायर। ब्रिगेडियर साहब पधारे कि नहीं छोड़ेंगे तुमको हम प्यारे। वो पहुंचे जलियांवाला बाग। अब ये क्या हुआ 13 अप्रैल को। अब ये घटना जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल को, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में क्या हुआ? जलियांवाला बाग में कुछ लोग बैसाखी के मेले में आए थे, कुछ बच्चे थे, कुछ बूढ़े थे, ढेर सारे लोग थे, 20,000 के लोग कभी करीब वहां पर मौजूद थे। तो ये भाई साहब पहुंचते हैं ग्राउंड में, कहीं जाने की जगह नहीं, एक ही गेट है, ठीक है। बहुत लोग को मालूम भी नहीं कि ये सब चीजें चल रही हैं देश में। उन्होंने बोला कि मैं तुम लोगों को 3 मिनट का समय देता हूँ। उन्होंने बोला 3 मिनट की वार्निंग, पर तुरंत बोल दिया कि फायर। उसके बाद बहुत ढेर सारी गोलियां चली और ढेर सारे लोग मारे गए, ठीक है। इस पे एक मूवी भी बनी है। यहीं पर एक लड़के थे जिनका नाम था उधम सिंह, उन्होंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा था और उन्होंने प्रण लिया था कि मैं बदला लूंगा, और वो गए थे यहाँ से इंग्लैंड, उधम सिंह, और उन्होंने जनरल डायर को गोली मार दी थी, ठीक है। ये जलियांवाला बाग बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कुछ लोग बैसाखी मनाने के लिए, कुछ लोग हड़ताल के लिए, अलग अलग कार्यों से एकत्रित हुए थे। वहां पर सरकार गुस्साई हुई थी क्योंकि 5 गोरे लोगों को मार दिया गया था। इन्होंने कहा कि हमने मोरल इफेक्ट क्रिएट करना चाहते थे, एक नैतिक प्रभाव, डर का माहौल, आतंक, औ का माहौल पैदा करना चाहते थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा उन्होंने किया और ब्रिगेडियर साहब को यहाँ से भेज दिया गया इंग्लैंड, और वहां पे उनको फूल माला अर्पण दिया, तेल लगा करके किया गया, ठीक है। ऐसा होता था पहले। दुष्टों को हम क्या करते थे? बहुत मानते थे। जलियांवाला बाग के बाद अब सरकार को पता चला कि अब तो भड़क जाएंगे लोग, तो उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में क्या हो जाती है? आर्मी एक्टिव, पुलिस हर जगह पे एक्टिव है, उसी का शासन, डायरेक्ट सरकार कंट्रोल ले लेती है हर चीज का, ठीक है। उन्होंने लोगों को फ्लॉग किया, कोड़े मारे, उनको मजबूर किया कि चलो नाक रगड़ो अपनी जमीन के ऊपर। इसके अलावा एक जगह थी, ठीक है, उसका नाम था गुजरानवाला, पंजाब में, उसके ऊपर बॉम्ब बरसाए गए, बॉम्ब, इट वाज बॉम्ब, दैट प्लेस वाज बॉम्ब्ड बाय द गवर्नमेंट। गुजरानवाला पंजाब पे क्या किए गए? बॉम्ब भी बरसाए गए। अब गांधी जी ने देखा ये सब चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने बोला जो हड़ताल वगैरह है भैया इसको बंद करो। मूवमेंट, कॉल ऑफ का मतलब होता है मूवमेंट को बंद कर दिया गया, ठीक है। ये मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक है। अब मूवमेंट बंद हो गया क्योंकि ये पूरे भारत के स्तर पे तो था नहीं, सभी लोगों ने बराबरी से हिस्सा लिया नहीं था, ठीक है। फिर क्या हुआ? कांग्रेस का सेशन हुआ। अब गांधी जी को लगा कि ऐसे कोई फायदा नहीं है, हमें कोई मास मूवमेंट करना पड़ेगा। मास मूवमेंट मतलब एक ऐसा क्रांति करनी होगी जहां पे ढेर सारे लोग एकत्रित हो भारत के, तभी हम सफल हो सकते हैं।
ठीक है, ऐसे छोटे छोटे हड़तालों से कोई फायदा है नहीं। कलकत्ता का सेशन होता है, ठीक है, सितंबर 1920 में। देखो 1 अगस्त 1920 को गांधी जी लॉन्च कर देते हैं एनसीएम। एनसीएम मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाती है, ठीक है। 1 अगस्त 1920 को क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च हो जाती है। सितंबर 1920 में इसको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है कांग्रेस के सेशन। हर साल एक कांग्रेस का सेशन होता था। कांग्रेस एक ही पार्टी थी राजनीतिक भारत की सबसे बड़ी उस समय तक, और भी थी, मुस्लिम लीग भी थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी अभी आई नहीं थी, छोटे छोटे दल थे, लेकिन सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही था। तो इसका सेशन होता था, तो उसमें क्या किया गया, इसको एड्रेस किया गया कि हम इस तरह का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो कांग्रेस ने उसको सितंबर 1920 में क्या किया, उसको कंसीडर करना शुरू किया कि हाँ हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे या नहीं, ठीक है। अब इसमें कई कड़ियां हैं। अब गांधी जी चाहते थे मास मूवमेंट हो, तो वो चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम भी क्या रहे, साथ रहे। उस समय मुस्लिम लीग में 2 लीडर थे, एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। अब यहाँ पर रेफरेंस आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। गांधी जी की जो ये बात थी कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस को कि दोनों साथ में रहते नहीं थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया जाए। अब 2 प्रॉब्लम थी इसमें। गांधी जी चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहे, कांग्रेस इस बात के थोड़ी अनबन थी इस बात में। दूसरी बात ये थी कि गांधी जी जो चाहते थे मास मूवमेंट, उसमें कांग्रेस को फिर चुनाव में हिस्सा लेने से खुद को रोकना पड़ता। चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि पार्टी थी वो राजनीतिक, तो काउंसिल इलेक्शन में भाग लेती थी। तो अगर वो विरोध करती है सरकार का, तो सरकार के द्वारा चलाए गए इलेक्शन में वो भाग नहीं ले सकती कांग्रेस। तो ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से टसल धक्का मुक्की कांग्रेस में कश्मकश चल रही थी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अभी लॉन्च तो हो गया था, लेकिन पूरे कांग्रेस ने उसको अपनाया नहीं था। समझ आ रही बात, इसमें कई कड़ियां मिलेंगी आपको। अब उसी समय एक और बात आती है, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था 1990 तक आते आते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया, ओवर हो गया। उसमें टर्की जो था वो हार गया, और टर्की जो है, ठीक, ऑटोमन एम्पायर जिसको कहा जाता था, सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है, पूरी दुनिया में। उसका जो हेड होता था, यानी कि जो वहां का राजा होता था, वो खलीफा होता था, कालिफ, ठीक है। क्या होता था, कालिफ, यानी कि खलीफा, यानी इसका मतलब होता है पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम, पॉलिटिकल हेड ऑफ मुस्लिम टेम्पोरल वर्ल्ड, यानी कि मुस्लिम जो समुदाय है उसकी सांसारिक दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, हेड। वो कौन था, खलीफा। खलीफा कहाँ का, तुर्की का रूलर। अब उसको पद से हटा दिया गया क्योंकि युद्ध में मैंने बताया आपको 2 पावर्स थे, तो सेंट्रल पावर जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ये सब हार गए थे, ठीक है। इनको हार मिली थी। जीत किसको मिली थी, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया। नुकसान सबका हुआ था, लेकिन जीत मिली थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए को। तो उसमें टर्की ऑटोमन एम्पायर था, जिसको 1923 में उसका नाम बदलकर, ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम साम्राज्य था बहुत बड़ा, उसका नाम 1923 में बदलकर टर्की हो गया, ठीक है। तो तुर्की के खलीफा को हटा दिया गया जब, तो पूरे मुस्लिम जो थे पूरी दुनिया के वो विरोध में उतर आए, नहीं नहीं खलीफा को रीइंस्टेट करो, उसका पावर वापस दो। इस तरह की मांगे भारत में भी होने लगी मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। अब मुस्लिम लीग क्या थी, जैसे कांग्रेस 1885 में बनी थी, उस तरह मुस्लिम लीग भी 1906 में बनी थी, ठीक है। तो ये गांधी जी ने देखा कि इनको भी प्रॉब्लम है अंग्रेजों से, क्योंकि ये खलीफा की वजह से लड़ रहे हैं। खिलाफत, इन्होंने जो मूवमेंट शुरू की उसको खिलाफत कहा गया। खिलाफत कमेटी बनाई उन्होंने, खिलाफत कमेटी 1920 में, अप्रैल 1920 में इन्होंने बनाई थी खिलाफत कमेटी बनाई। तो इनका खिलाफत था और कांग्रेस का, गांधी जी का नॉन कॉपरेशन, दोनों को मिला दें तो दोनों की लड़ाई एक ही के खिलाफ है। तो बातचीत चलती रही और आखिर में क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या क्या कड़ियां हैं, इसमें समझना पड़ेगा आपको। क्या 1 अगस्त 1920 को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कब लॉन्च हुआ था, तो आप ये लिखेंगे सितंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पेश किया जाता है। दिसंबर में नागपुर में फिर से सेशन होता है कांग्रेस का, उसमें इसको अडॉप्ट कर लिया जाता है कि ठीक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम करेंगे, ठीक है।
फिर खिलाफत भी इसमें जोड़ना है। तो खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत और के और सी, एनसीएम यानी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये जनवरी 1921 में शुरू हुआ। 4 फेज हैं इसके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। 1 अगस्त 1920 को लॉन्च होता है, सितंबर 1920 में कांग्रेस सेशन में रखा जाता है, कंसीडर किया जाता है, इसके ऊपर टसल चलता है, देखा सितंबर से दिसंबर तक किया जाए नहीं किया जाए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, तो फिर नागपुर सेशन में कहा जाता है ठीक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, गांधी जी की बात मान लेते हैं। फिर खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट जो है वो जनवरी 1921 में शुरू होता है। समझ आई बात? ठीक है, अब शुरू होता है तो पहले कहाँ शुरू होता है? इसमें 4 भाग हैं, 2 भाग मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आगे के 2 भाग हम अगली वीडियो में देखेंगे। पहले शहरों की बात कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब क्या समझते हैं आप? असहयोग। और गांधी जी ने असहयोग क्यों किया, ये भी क्वेश्चन आएगा। तो रीजन क्या था? गांधी जी जानते, बिलीव्ड that Britishers were able to survive in India because of the cooperation which was provided by the Indians, which included both Hindus, Muslims and other people from other religions and the sections. अभी तक अंग्रेज इसीलिए तो सफल, उनकी तो संख्या कम थी, गांधी जी मानते थे कि वो इसीलिए सफल हुए थे क्योंकि इंडियंस ने उनका सपोर्ट किया था। अगर इंडियन सपोर्ट ना करें, नॉन कोऑपरेशन करें, तो गवर्नमेंट जो है कोलैप्स हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। टाउन्स में मिडिल क्लास के द्वारा शुरू किया गया। इलेक्शन बॉयकॉट, इलेक्शन जो है बॉयकॉट कर दिया गया। केवल मद्रास में नहीं हुआ क्योंकि मद्रास के जो नॉन ब्राह्मण थे उनकी एक पार्टी थी जिसका नाम था जस्टिस पार्टी। जस्टिस पार्टी ने वहां पर क्या किया? चुनाव लड़ा कि नहीं हम लड़ेंगे, क्योंकि उस समय जातिवाद भी था ब्राह्मण गैर ब्राह्मणों में। फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया। बोन फायर बनाया गया। बोन फायर मतलब एक जगह इकट्ठा किया कपड़ों को, हर चीज को उनको जला दिया गया। जितने भी शराब के ठिकाने थे उनको पिकेटेड, उनको बंद कर दिया गया, लूटा गया, तोड़ फोड़ हुए, पिकेटेड, ठीक है, पिकेटिंग की गई, बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, ऐसा सब चीजें होने लगी तो इंपोर्ट जो है सरकार का एक ही साल में गिर गया। पहले इंपोर्ट था सरकार का 102 करोड़ 1921 में, और 1922 में सरकार का इंपोर्ट गिर के कितना हो गया? 57 करोड़ है। यानी कि लोगों ने भारत विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया। लिकर शॉप्स को तोड़ा फोड़ा, उनको बंद कर दिया, पिकेटेड कर दिया उनको। लिकर माने शराब की दुकानों को। इंपोर्ट्स घट गए सरकार के। लोगों से कहा गया खादी अपनाइए, खादी एंड स्वदेशी, स्वदेशी स्कूल्स में पढ़ाइए बच्चों को। ठीक है, लेकिन ये बात सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि खादी बहुत ज्यादा महंगा था, एक्सपेंसिव था। ठीक है, और स्वदेशी इतने इंस्टीट्यूशन थे नहीं कि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ। इतनी जल्दी इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशन कैसे खोल सकते हैं आप? एक दिन में तो स्कूल खुलेगा नहीं, 2 महीने में। तो इसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया टाउन्स में। ये भी क्वेश्चन आएगा क्यों फेल हो गया टाउन में? तो 2 वजह है। खादी बहुत महंगा है, अगर हम छोड़ भी देते हैं विदेशी कपड़े तो क्या हम लेंगे, घूमेंगे? बिल्कुल नहीं। धोती पहनेंगे शायद, पजामा वो भी चलेगा, लुंगी ठीक ठाक है। ठीक है, फिर भी लोगों ने कहा खादी महंगा है और इंस्टीट्यूट जो है यानी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट बहुत कम है। ठीक है, ये हो गई शहरों की बात। अब आते हैं गांव में क्या हुआ? देहात, कंट्री साइड मतलब देहात। अवध में एक बाबा थे, बाबा रामचंद्र सन्यासी, जो कि पहले फिजी जा चुके थे। किस रूप में? इंडेंचर्ड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूर के रूप में, बंधुआ मजदूर थे। ठीक है, तो यहाँ पर लड़ाई थी किनकी? उन लोगों की जो तालुकदार, किनके खिलाफ लड़ाई थी? तालुक का मतलब होता है ढेर सारे गांवों के समूह को। 70-80 गांव है, उनका एक समूह तालुका कहलाता है। तालुका का मालिक तालुकदार, जमीन का मालिक जमींदार, इनके खिलाफ इनकी लड़ाई थी। ये बहुत ज्यादा भाड़ा लेते थे जमीन का, इनकी जमीन पर खेती करते थे, दूसरे लोग उनसे भाड़ा लेते थे, उनसे बहुत ज्यादा सेसेस मतलब अलग अलग तरह के कर लिया करते थे, छोटे छोटे कर। इससे लोग परेशान थे कि तुम एक तो बहुत ज्यादा भाड़ा लेते हो, हमसे काम ज्यादा कराते हो, ऊपर से बेकार करवाते हो। बेकार मतलब नो पे, ओनली वर्क, मतलब वर्क विदाउट पे। वर्क विदाउट पे मतलब बिना काम, बिना पैसा के काम करो भैया। इस तरह के हालात थे, लोग परेशान हो गए। तो वहां के लोगों ने नाई धोबी बंद बनाया था।
ना ही हम तुम्हारा बाल काटेंगे और ना ही तुम्हारा कपड़ा धोएंगे, पहनो मैला कपड़ा और जुआ डालो अपने बाल में। इस तरह की चीजें हो गई थी। ठीक है, लोगों ने इस तरह से विरोध किया। 1920 में अवध किसान सभा, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे शामिल, 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि सितंबर तक आते आते क्या हो गया, इसकी 300 शाखाएं खुल गई। तो इसमें योगदान रहा किसानों की सभा में, किसानों की लड़ाई की कंट्री साइड में बाबा रामचंद्र सन्यासी जी, जो कि एक बंधुआ मजदूर थे। ठीक है, बाद में भारत आ गए थे। ठीक है, फिजी गए थे। फिजी क्या है, आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है। तो ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन ये भी फेल हो गया क्योंकि जो बड़े बड़े लोग थे उन कांग्रेस उनके खिलाफ जा नहीं सकती थी। ठीक है, सपोर्ट तो मिलता था पीजेंट्स को, लेकिन सारी बातें मानी नहीं जाती थी। ठीक है, और ये टाउन्स में भी फेल हो गया, नॉन कॉपरेशन कंट्री साइड में भी कुछ चीजें हुई, लेकिन फिर फेलियर भी मिला और लोगों ने अलग अलग तरीके से नॉन कॉपरेशन को अपनाया। यहाँ भी यूनिटी नहीं मिल रही है, यहाँ पर कुछ और बोल रहे हैं, खादी पहनो, स्कूल स्वदेशी अपनाओ, यहाँ किसान अलग चीज के लिए लड़ रहे हैं। तो एक कॉज नहीं है ना, दुश्मन एक है, कारण अलग अलग है। यानी कि यहाँ भी नॉन कॉपरेशन फेल हो गए। दो हो गए स्ट्रेंथ्स, ये है स्ट्रेंथ्स ऑफ नॉन कॉपरेशन, कौन कौन से धागे थे नॉन कॉपरेशन, कहाँ कहाँ हुआ था। तो एक पड़ा शहर, दूसरा पड़ा गांव। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो बहुत ही लंबी खींच रही है तो मैं वीडियो को यही रोक रही है, और मैं कल या परसों या अगले आने वाले दिनों वीडियो बनाएगी और आपको बताएगी। और आपको वीडियो अच्छी है तो दूसरे 10th के बच्चों को भेजिए ताकि वो भी पढ़ पाए और आपकी तरह समझ पाए। ओके, मिलेंगे दोस्तों, तब तक देखते रहिए द मास्टर्स वर्ल्ड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वेलकम यू ऑल टू द मास्टर।